अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त के अंदर हम कल की जो वीडियो थी उसी का एक फॉलोअप के तौर पर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कुछ मामला जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से कि कल मैंने कहा था कि जैसे एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ था, इसी तरह से अब लगता है कि ऑपरेशन रद्दुल इमरान जो है वो शुरू हो गया है और इस पर काम हो रहा है कि ये एक प्रोजेक्ट जिससे शुरू किया गया था, जिसे तैयार किया गया था पाकिस्तान में एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर और मुतबादल पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर खड़ा किया गया था और बड़ी कामयाबी से खड़ा किया गया था इस लिहाज से कि वो उसने एक पॉपुलैरिटी हासिल की और मुल्क में बड़े पैमाने पर एक नई सियासी एक्टिविटी ने जन्म लिया और नई सियासी पार्टी जो थी उसकी न सिर्फ दागबेल डाली गई बल्कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और ख़ान साहब का एक क्रिज्मेटिक शख्सियत जो थी वो सामने बनकर आई। पार्टी पॉपुलर भी हुई, उसने अवाम में जड़ें भी पकड़ी और फिर इंतखाबी मैदान में भी उसको कामयाबियाँ मिली और कुछ दिलवाई गई और इस तरह से वो इक़्तिदार में आ गई। अब इक़्तिदार के अंदर जो एक तजर्बा कामयाब रहा या नाकाम रहा, लेकिन बहरहाल वो पौने चार साल के करीब वो एक फ़िल्म चली और उसके बाद अब वो इन हालात से दो चार है जो अब सबके सामने है। वो इसमें वो एक बहुत रिजेम्बलेंस है इसकी इस पीटीआई के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो वाक़या वो जैसे एक शिप तैयार किए जाते हैं, बड़े जहाज़ तैयार किए जाते हैं जहाज़रानी की इंडस्ट्री के अंदर। तो वो अपनी एक मखसूस मुद्दत गुजरने के बाद वो जहाज़ जो एक लंबे रूट्स के ऊपर चलते हैं और सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों को सफ़र की सहूलियत देते हैं, उसमें सवार होते हैं, आते हैं जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि जब वो अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो फिर उसी जहाज़ को बाकायदा खड़ा करके उसे फिर डिसमेंटल किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। शिप ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, शिप ब्रेकिंग की भी एक इंडस्ट्री है और जहाज़ बनाने वाले और होते हैं, जहाज़ तोड़ने वाले और होते हैं। इसी तरह से ये तहरीक इंसाफ का भी जो शिप था, इसको बनाने वाले कुछ और थे और अब तोड़ने वाले जो हैं वो कुछ और आगे हैं। जिन्होंने बनाया था उनका ये ख्याल था कि ये तवील अरसा ये शिप चलेगा और ये उनकी नैया को पार लगा देगा और जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रिवायती सियासी जमातें हैं उनसे जान छूटे और जैसे कहते हैं ना कि पुराने जहाज़ जो हैं, पुरानी ट्रांसपोर्ट उससे जान छूटे और नए जहाज़ नया मॉडल आता है तो वो कहते हैं इसके अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इसी तरह से यही कुछ ख्याल था, आइडिया था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं ये भी मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जो रिवायती पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, ये उनका मुतबादल साबित होंगे और लंबे अरसे तक एस्टेब्लिशमेंट का एक सहारा बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन सके। अब वो जो इसके खालिक थे इस पार्टी के, वो तो जा चुके हैं और जाते जाते वो इस जहाज़ को दूसरी कंपनी के हवाले कर गए हैं और वो कंपनी है जो शिप ब्रेकिंग की कंपनी है और अब इसकी शिप ब्रेकिंग का जो मरहला है उसमें ये चला गया है और अब तक जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके अंदर जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसकी सियासी तौर पर इससे कट टू साइज़ करने के ऊपर काम किया जा रहा है और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर डिवाइड करके इसे तहरीक इंसाफ को एक ख़त्म नहीं किया जाएगा बल्कि इसे एक महदूद किया जाएगा। जैसे ये एक जिन जो बाहर आ गया बोतल से, इसे किसी ना किसी हद तक जिन को बोतल में वापस ले जाया जाए। सिंध के अंदर और ख़ास तौर पर कराची जहाँ पर वो अर्बन सिंध की इसे पार्टी के तौर पर उभारा गया था और उसमें ये किया गया था कि MQM का जो एक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था कराची, वहाँ से उसकी पावर जो थी वो शेयर की गई थी पीटीआई के साथ और वहाँ से तकरीबन कुछ 14 सीटों के साथ ये नेशनल असेंबली में आए थे और उन्हीं 14 सीटों की बुनियाद पर ये हुकूमत भी इनकी बनी। 14 सीटें वो को 14-15 के करीब सीटें थीं जनूबी पंजाब से
वो भी इसी तरह से साथ जोड़ी गई। सो गोया ये तकरीबन 30-35 सीटें ऐसी थीं जो स्ट्रेट अवे आखिरी वक्त पर इस तरह से इमरान खान साहब के साथ उनकी पॉकेट में डाली गई। फिर आज़ाद जो थे वो भी शामिल किए गए और इस तरह से वो अपनी जो थी 171 की जो फिगर होती है अक्सरियत, उसको क्रॉस करके 190 के करीब इनके पास थे अरकान, तो इन्होंने अपनी हुकूमत जो थी वो बनाई थी। अब वही वो पॉकेट्स जो हैं वो अलग की जा रही हैं। सिंध में कराची के अंदर MQM को मुत्तहिद किया जा रहा है, जनूबी पंजाब के ऊपर भी वर्किंग हो रही है, बलूचिस्तान के ऊपर वहाँ पर जो किंग्स पार्टी जो थी बाप, उसे तोड़कर कुछ मौलाना फजलुर रहमान के खाते में डाली जा रही है, कुछ जरदारी साहब को गिफ्ट की जा रही है, और इस तरह से ये PTI का जो बंदोबस्त जो है वो किया जा रहा है। सेंट्रल पंजाब ये एक अभी तक PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जनूबी पंजाब के लोग भी अभी तक साथ ही जुड़े हुए हैं उनके, वो भी नहीं अभी तक छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक उनकी पॉपुलर एक है बेस है और KPK, इसके लिए खान साहब के हवाले से जो काम है वो ये है कि एक तो उनकी नाअहली के हवाले से कुछ केसेस अदालत के अंदर हैं और साथ उनकी शख्सियत के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ उनकी ऑडियो लीक्स आई जो उनके किरदार के हवाले से, और बड़ी अफसोसनाक ऑडियो लीक्स। मैंने अभी तक आज तक जब से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैंने इस नौइयत के वाक़यात के ऊपर कोशिश की है कि इन एरियाज़ को पर ना जाऊँ, अगरचे ये कोई इतनी कोई प्रोफेशनल अप्रोच भी नहीं है। जो हो रहा है उसे ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए और होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अपने अपनी एक तरजीहात होती हैं। मैंने कहा कि बहुत से लोग बात कर रहे हैं तो चले मैं ना भी करूँगा तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अब इनफैक्ट मामलात कुछ ऐसे हैं कि चीज़ें जो हैं वो कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं और अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। हमारे बहुत ही कुछ बाएतमाद ज़राए उनकी तरफ से कुछ इतलात आई, तो इसलिए मैंने कहा कि आज इस पर बात करेंगे। तो सुनने में ये आया है कि बहुत ही बाएतमाद ज़राए की तरफ से वो ये कि खान साहब की किरदार के हवाले से जो जिस तरह से पहले ऑडियो लीक्स आई हैं और जिन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, मैं ये समझता हूँ कि उसने डैमेज किया है। उनके जो बहुत ज़्यादा जो हार्ड लाइनर हैं उनके सपोर्टर्स, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसको इतना संजीदा ले भी नहीं रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा वोटर और अवाम का ऐसा हल्का, ऐसा तबका जो उन्हें एक सोच विचार करने के बाद एक संजीदा पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर, एक मुतबादिल लीडरशिप के तौर पर सोच विचार के बाद ले रहा था, वहाँ पर ज़रूर ये चीज़ें जो है अपना काम दिखाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो शख्सियात के हवाले से जो बातें होती हैं वो अपना अपना असर जो है वो ज़रूर उनका होता है। इसीलिए अब उनके हवाले से जो ऑडियो लीक्स आई हैं उसके फॉलोअप में ये सुनने में आ रहा है कि कोई 2 दर्जन से ज़ायद वीडियोज़ हैं जो पड़ी हुई हैं कि किसी भी वक्त जो है सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और इस इंतज़ार किया जा रहा है कि कौन सा मुनासिब वक्त है जब वो उनको इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमारे ज़राए का ये कहना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, देखें मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो उनके ख़िलाफ़ बहुत पुराने जो एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं वो एक आज से 20-30 साल पुराना एक डील है उनकी जिसको लाया गया और वो लोगों में उसने वो कबूलियत हासिल नहीं की उस केस ने। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ कत्ल केस किया गया, दायर किया गया और उसमें उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, तो वो लोगों ने बाय नहीं किया। उसी तरह से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी 30-35 साल पुरानी जो थी उनकी ट्रांजेक्शन्स जो थी उनको निकाल कर जब एक बेस बनाकर उन्हें नाअहल किया गया तो वो भी बाय नहीं किया गया। अब खान साहब के हवाले से जो वो उनके किरदार के हवाले से, उनकी रंगीन मिजाजियों के हवाले से जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं और फिर अब जो कहा जा रहा है कि अब वीडियो लीक्स भी हैं, उसमें अब शायद ये पहले से कुछ जो बातें हुई हैं उनसे कुछ सबक हासिल करके कि वो ये नहीं हो रहा कि इमरान खान के अयाम जवानी की जो वीडियोस हैं या तस्वीरें हैं या जो ऑडियोज़ हों या कोई वीडियोज़ हों,
उनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उस दौर की उनकी किसी ऐसी हरकत को तो लोग एक्सेप्ट नहीं करें। वो कहेंगे इमरान खान था उस वक्त ऐसे ही था, हमें पता है जवानी में ऐसे ही था इमरान खान, तो क्या हुआ। तो अब इस चीज़ का जो है वो हल ये है निकाला गया है कि वो अब खान साहब के इस दौर में जो अब इस उम्र में उनकी जो चीज़ें हैं उनके कैरेक्टर के हवाले से वो सामने लाई जा रही हैं और उनको तैयार किया जा रहा है कि अब जिस वक्त के वो पूरे मुल्क को, अपने करोड़ों अवाम को रियासत मदीना का भाषण देते रहे हैं, जिसमें वो एक इस्लामी रियासत की बात करते थे और हाथ में तस्बीह और सफ़ेद कुर्ता शलवार और वेस्ट कोट के साथ अपना बिल्कुल एक गेटअप चेंज करके लोगों के सामने अपने आप को पेश करते थे। तो इस उनकी उस जो है ये जो दौर है, इस दौर के साथ जुड़े हुए उनके इस किस्म के मुतनाज़ा या वीडियोस या ऑडियोज़ जब वो सामने आएंगी तो वो डेफिनेटली उनके कॉल और फेल में एक तज़ाद को इस्टेब्लिश करेंगी और यही चीज़ जो है वो ज़्यादा उनके लिए, खान साहब के लिए भी ज़्यादा मसाइल पैदा करेगी। जो पिछले दिनों उनकी एक ऑडियो लीक आई थी उनकी मिसेस की, बुशरा बेगम की, जुल्फ़ी बुखारी के साथ, उसके हवाले से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि उस ऑडियो लीक के आने के बाद खान साहब के ये जो दोस्त हैं जुल्फ़ी बुखारी, वो ख़ासी प्रॉब्लम में गए हैं और वो कई जगहों पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया कि वो अपनी पोजीशन को वाज़े करते हुए और वजाहतें देते हुए उन्हें देखा गया है और ख़ुद खान साहब के करीब भी, के नज़दीक भी उन्हें अपनी इस हवाले से अपनी पोजीशन की वजाहत करनी पड़ी है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि ये मैं उन्हें अपना मुर्शिद ही समझता हूँ और ये ऑडियोज़ जो हैं ये टेम्पर्ड हैं या इनको जिस तरह से लिया जा रहा है ये उस तरह से नहीं है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि अब दोनों में इन दोनों दोस्तों में, खान साहब और जुल्फ़ी बुखारी में, अब वो ताल्लुकात के अंदर वो गर्मजोशी नहीं रही जो इस ऑडियो लीक के आने से पहले तक थी। वो एतमाद, वो दोस्ती, वो बेतकल्लफ़ी, अब उसके अंदर एक जैसे कहते हैं कि बाल आ गया है और वो गर्मजोशी अब नहीं रही। मालूम नहीं अब ये इसमें किस हद तक सदाकत है और इन चीज़ों को किस तरह से टैकल करते हैं खान साहब। बहरहाल खान साहब के बारे में ये बात ज़रूर कही जा रही है कि जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि उनकी नाअहली के हवाले से मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से सहाफ़ियों ने भी इस बात का ज़िक्र किया, लेकिन मुझे जो सोर्सेस ने बताया बात यही है, लेकिन इसकी तरतीब जो है जो बताई जा रही है वो मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि उनकी नाअहली किसी करप्शन केस पर या किसी और बात पे नहीं, बल्कि उनका एक जो केस लगा हुआ है टेहरियान के हवाले से कि उन्होंने अपनी उस बेटी को अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया, उस केस के अंदर उनकी नाअहली हो सकती है और उस केस को का जब फ़ैसला आएगा उससे पहले अगर इस किस्म की वीडियोज़ आती हैं तो वो उस फ़ैसले को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और खान साहब के लिए बहुत सी मुश्किलात उन्हें फ़ेस करना पड़ सकती हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।